अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूं सबा शेख और मैं हूं अस्मा नवाज। आज जुम्मा है 31 मार्च। हम आपके लिए लाए हैं कुछ खबरें, कुछ बातें और कुछ मुस्कुराहटें और ढेर सारी टेंशन। कहते हैं कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। मेरे इस शेर से तमाम लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम बात कर रहे हैं एग्जाम्स फीवर की, जो कि कराची में जारी और सारी है, और साथ साथ उन पेरेंट्स की टेंशन की भी जिनको बहुत ज्यादा टेंशन होती है अपने बच्चों के एग्जाम्स की। तो ओवरऑल आज हम बात करेंगे इसी सारे सिनेरियो पे, क्योंकि अस्मा हम सब जानते हैं कि जब भी हमारे एग्जाम्स होते हैं तो किस तरीके से सबसे ज्यादा स्ट्रेस हमसे ज्यादा हमारे पेरेंट्स ले रहे होते हैं, घर वाले ले रहे होते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो सारा साल नहीं पढ़ते हैं लेकिन आखिर के 3 महीने पढ़ के, यानी मेरी तरह, अच्छी पोजीशन ले लेते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पूरा साल पढ़ते हैं और आखिरी दिन भी पढ़ते हैं, और बल्कि जब एग्जाम्स करीब आते हैं तो सारी सारी रात पढ़ते हैं। हम पढ़े या ना पढ़े, हम कुछ भी करें, इसका असर हमारे वालिदैन पे, हमारे पेरेंट्स पे होता है। और अगर हमें हमारे पेरेंट्स का ख्वाब पूरा करना है तो हमें अच्छा पढ़ना होगा और आगे बढ़ना होगा, और यही हमारे वालिदैन का ख्वाब है। वो चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, तालीम की दुनिया में तरक्की करें और खूब नाम रोशन करें, अपना भी, मुल्क का भी और उनका भी। बिल्कुल सबा, कहीं आप उन स्टूडेंट्स में से तो नहीं है जो बस एग्जाम से पहले पूरी रात लॉक किया रूम को और फिर बैठ के पढ़ने? नहीं, मैं उन स्टूडेंट्स में से हूँ जो प्रॉफ से 3 महीने पहले पढ़ने बैठते थे। अच्छा। लेकिन अच्छी पोजीशन लेके और बड़े अच्छे ग्रेड्स के साथ पास हो जाते थे। वालिदैन की आपने बात की, तो इंसान की तालीम और तरबियत के लिए अल्लाह ताला ने जो नेमत अता की है वो वालिदैन हैं, जिनकी वजह से एक मासूम बच्चा जो है वो शुरू से हमें टीचिंग जो की जाती है वो पेरेंट्स की तरफ से मिलती है कि ऐसा करो ऐसा करो। और इसी हवाले से आज हम गुड मॉर्निंग में बात करेंगे इन वालिदैन की जो अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए सब कुछ करने को तैयार होते हैं, चाहे वो गरीब वालिदैन हों या अमीर। और आजकल तो ज़्यादातर गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों के बच्चे टॉप पोजीशन हासिल कर रहे हैं, अपने माँ बाप का सर फ़ख्र से बुलंद कर रहे हैं। और जब बच्चे की टॉप पोजीशन आती है तो इस वक्त माँ बाप को कितनी खुशी मिलती है और इनके क्या जज्बात होते हैं, आज के शो में हम इसी पर बात करेंगे। जिसमें सबसे पहले मिलवाएंगे आपको शगुफ्ता बाबर से, जो हाउस वाइफ हैं, और जानेंगे कि पेपर्स के वक्त वो अपने बच्चों को कैसे डील करती हैं। मेरा बड़ा बेटा जो है पढ़ाई में अच्छे तो हैं, लेकिन ये कि उन्हें ज़रा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, उनके साथ बैठना पड़ता है, उनको ज़िद कर करके पढ़ाना पड़ता है। और उन्हें शूट का भी शौक़ है, बस घूमने का शौक़ है, बाइक निकाली, इधर चले गए उधर चले गए। लेकिन जब पेपर से स्टार्ट होते हैं, ऐसा लगता है मेरे पेपर हो रहे हैं कि मैं दानियाल को खींच खींच के ला के बिठाती हूँ, दानियाल पेपर हो रहे हैं, अब आके तैयारी कर लो। और मिलेंगे हमजा बेग से, जिन्होंने लाहौर में मैट्रिक के इम्तिहानात में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं था, उस्तादा ने बहुत हेल्प की मेरी, और मैं एक अच्छे इंस्टीट्यूट से, गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा, वहाँ काफ़ी उस्तादा ने मेरी मदद की, अकेडमी में बहुत मेरी हेल्प हुई, जिसकी वजह से ये सरप्राइज तो नहीं था। आप मेहनत करो, आपको वो चीज़ हासिल ज़रूर होती है, तो मैंने इसके लिए मेहनत की और इसका मुझे फल मिला। पूरे साल अगर मेहनत की जाए तो आप पोजीशन हासिल कर सकते हो। अगर इम्तिहान के करीब आके अगर आप पढ़ते हो तो आप पोजीशन नहीं हासिल कर सकते। हाँ, अलबत्ता आप एग्जाम पास जरूर कर सकते हैं, बट पोजीशन आप हासिल नहीं कर सकते। और मिलवाएंगे आपको शॉपकीपर खालिद से, जिनकी बेटी आसिया ने कराची में टॉप पोजीशन हासिल करके अपने वालिद का सर फख्र से बुलंद कर दिया। मुझे ही पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन मैं जो है ना पढ़ इसलिए नहीं पाया कि मेरा जो है बैग में कोई नहीं था। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि ये जो मेरी जो ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ूं, उसके लिए मैंने जो है ना स्ट्रगल किया कि मैं अपने बच्चों को लाजमी पढ़ाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लड़कियों को पढ़ाई करने के, इनको वैसे शादियां कर देना है और ये चले जाएंगे, इनका कोई फ़ायदा तो नहीं है, अक्सर लोग कहते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ पर बिलीव नहीं करता हूँ। रिसालपुर में पीएफ एकेडमी की पासिंग आउट परेड की तकरीब जारी है। मुआयना किया, आपने स्क्रीन पर बराह रास्त मनाजिर देख रहे हैं। आप देख रहे हैं आज की स्क्रीन पर ये मनाजिर हैं रिसालपुर एकेडमी के, जहां पर पीएफ एकेडमी की पासिंग आउट परेड की तकरीब जारी है। किस तरीके से ये तकरीब हो रही है, पाक फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान भी इस तकरीब में शरीक हैं। पास आउट होने वाले 43 कैडेट्स की ये परेड है। रिसालपुर के ये मनाजिर हैं, आप देख सकते हैं आज की स्क्रीन पर ये बाकायदा मनाजिर है। रिसालपुर में पीएफ एकेडमी की पासिंग आउट परेड की तकरीब जारी है।
PF अकेडमी रिसालपुर में कैडेट्स की पासिंग आउट तकरीब इस वक्त जारी है। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान भी तकरीब में मौजूद। बरतानवी एयर चीफ मार्शल आप देख रहे हैं आज की स्क्रीन पर ये मनाजिर हैं। PF कैडेट्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब जारी है, जिसमें ब्रिटिश एयर चीफ मार्शल सर स्टीफन जॉन हेलियर भी शरीक हैं। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान भी तकरीब में मौजूद हैं। इस वक्त आप आज न्यूज़ की स्क्रीन पर ये मनाजिर देख रहे हैं। अभी कौमी तराना हुआ और उसके बाद रिसालपुर में PF अकेडमी की पासिंग आउट परेड की तकरीब जारी है। इसमें आपको बताएं कि ब्रिटिश एयर चीफ मार्शल सर स्टीफन जॉन भी मेहमान खुसूसी हैं यहाँ पर, जबकि पाक फ़ज़ाइया के सरबराह सुहेल अमान भी मौजूद हैं। आपको बताएं कि 43 कैडेट्स पास हुए हैं, जिनमें 9 ख़वातीन भी शामिल हैं। ये पुरवकार मनाजिर, ये पुरवकार तकरीब आप देख रहे हैं आज न्यूज़ की स्क्रीन पर। रिसालपुर में PF अकेडमी की पासिंग आउट परेड की तकरीब जारी है और हम बात कर रहे थे आज स्टूडेंट्स की और हम बात कर रहे थे आज पढ़ाई की। तो देखें एकदम से जो है ये तकरीब सामने आई और मेरे जहन में फ़ौरन से ये आया कि जितने भी लोग मेहनत करते हैं सबसे पहला उनका गोल और एम ये होता है कि जी हम अच्छे नंबर लेकर पास हों, ताकि हमें भी जो है वो आर्मी में जाना है, फोर्सेस में जाना है। तो जितने भी लोगों का गोल है आज कि वो आर्मी में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये मैसेज है कि अच्छा पढ़िए।
मेरे फादर एयरफोर्स में है और उनकी भी पासिंग आउट परेड जो है वो रिसालपुर में ही हुई थी, तो मुझे वो याद आ रही है जब वो अपनी कहानी बताते हैं कि कैसे कैसे उन्होंने कोर्सेज किए। ये सब स्टोरीज हम आगे चलकर देखेंगे, पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अच्छा जी, इस वक्त मेरे पास है जंग, और जंग की जो मेन लीड है, वैसे तो आज की सारी जो मेन लीड्स हैं अस्मा, वो मैं देख रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा अहम है, लेकिन सबसे पहले मैं एक लीड पढ़ूंगी जो जंग की मेन लीड है। सबसे पहले पाकिस्तान, माजरे वतन पर किसी को फौकियत नहीं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ऐसा कहा है। आपको बताएं कि बलोच रेजिमेंट का उन्होंने दौरा किया, जहां पर उन्होंने खिताब किया, क्योंकि हमारे जो आर्मी चीफ हैं उनके वालिद साहब का ताल्लुक भी बलोच रेजिमेंट से था। उन्होंने कहा कि मेरे लिए बड़ी खास किस्म की खुशी का मौका है कि आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और खिताब कर रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि सबसे पहले पाकिस्तान की बात होगी, उसके बाद कोई बात होगी। तो ये इसी हवाले से मेन लीड है आज जंग की। एक्सप्रेस ने भी ये मेन लीड बनाई है क्योंकि रूसी फौज वफ्द का दौरा जो है वो वजीरिस्तान में हुआ। इसके साथ साथ जो इलेक्शन से पहले पंजाब के बड़े बड़े बुर्ज उल्टा देंगे, ये आसिफ अली जरदारी का कहना है। बड़े जोरों शोर से बयानात जारी हैं, जैसे कि कल भी हम बता रहे थे कि एक दूसरे पे जो है ना पूरी तरह से इल्जामात की भरमार है। हाँ। और आसिफ अली जरदारी की तो बड़े सख्त अल्फाज जो है उसमें बयानात में आ रहे हैं। हाँ ठीक है, वही तो हम मेरे ख्याल में जो तनकीद का सिलसिला है वो रिपीटेशन के तौर पर है, और रोज 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 इसी तरीके से जो है वो ताबड़तोड़ हमले कर रही हैं सियासी और अपोजिशन जमातें एक दूसरे पे। खैर, एक और यहाँ पर लीड है, और यह है हुकूमत का कानून के ताबे रहना लाजिम गुड गवर्नेंस ना होने की वजह मंजूर नजर अफराद का तकर्रुर है। ऐसा कहते हैं चीफ जस्टिस। रिश्वत सतानी और अकरबा परवरी का खात्मा जरूरी है, कानून की हुक्मरानी के बगैर मजबूत मुआशरा कायम नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस अदलिया का हिस्सा बनने पर मालूम हुआ खारदार रास्ते पर चल निकला हूँ, जस्टिस अमीर हानी ऐसा कहते हैं। उनके हवाले से यहाँ मेन लीड लगाई गई है। बिल्कुल, यहाँ पे बड़ी अहम खबर है कि पनामा केस का फैसला 3 अप्रैल को सुनाए जाने का कभी इम्कान है, जिस पे आगे आने वाली सारी जो हमारी सियासी सूरत हाल है वो डिपेंड करती है इस फैसले के ऊपर, है ना। सबा के क्या आएगा फैसला, आप क्या समझते हैं? देखिए, पनामा केस के ऊपर तो अभी भी कुछ भी कहना कबलस वक्त है, क्योंकि एक केस जो है वो सब जुडिस है। तो लेट्स सी कि क्या रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन कुछ मफरूजे भी हैं, कुछ सियासी जमातों के ख्यालात भी हैं, कुछ अपोजिशन पार्टीज के भी ख्यालात हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपन, होप फॉर द बेस्ट, जो भी हो मुल्क के लिए बेहतर हो। खैर, अब कुछ खारजा पॉलिसी की बात कर लेते हैं, और खारजा पॉलिसी के हवाले से अगर मैं बात करूं तो सफीरों के यहाँ पर खबर है जंग में कि सफीरों के तबादले सुहेल महमूद को भारत में हाई कमिश्नर लगाने का फैसला किया गया है, और ये बहुत एक अहम खबर है अगर देखा जाए तो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से। अब देखते हैं कि नई क्या डेवलपमेंट होती है और किस नहज पे पहुंचते हैं पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात। कल जो बहुत खबर गर्दिश करती रही डॉक्टर आसिम की रिहाई के हवाले से, लेकिन इस पे यह कि डॉक्टर आसिम की रिहाई जुमेरात को भी अमल में ना आ सकी, यानी अभी भी पेंडिंग में है ये सब सिलसिला। बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, एक और खबर है जो कि डेफिनेटली मैच के हवाले से है। कल हमने देखा कि किस तरीके से एक्साइटेड किस्म का एक मैच हो रहा था वेस्ट इंडीज के साथ में, और वहाँ पर एक अफसोसनाक वाकया भी पेश आया। ताहाल अहमद शहजाद जो है वो खैरियत से हैं। बड़ी ज़बरदस्त वो जब आ रहे थे फील्डिंग के टाइम पे तो बड़ी ज़बरदस्त उनकी टक्कर हो गई थी वेस्ट इंडियन प्लेयर से, तो उसके बाद काफ़ी लोग परेशान हो गए थे, और वो ट्विटर पर कल ट्रेंड रहा कि अहमद शहजाद कैसे हैं और अभी कैसी तबीयत है। तो रमीज़ राजा के थ्रू जो है वो हमें पता चला कि नहीं, ही इज़ टॉकिंग, ही इज़ वेल। तो अहमद शहजाद के जो फैंस हैं डेफिनेटली वो कल काफ़ी परेशान हो गए थे, तो मैंने सोचा कि ये खबर भी शेयर करनी चाहिए क्योंकि ट्विटर ट्रेंड बनी रही। अच्छा जी, डॉन पेपर मेरे पास है, और इसमें जो खबर है वो रशियन मिलिट्री के हवाले से है। रशियन मिलिट्री डेलीगेशन इन रियर विजिट टू नॉर्थ वजीरिस्तान, और एक और यहाँ पर है कि ज्वाइनिंग मिली अलायंस वॉन्ट हिट पाकिस्तान न्यूट्रलिटी। तो इस हवाले से यहाँ पर एक खबर है, जबकि है टर्म्स ऑफ रेफरेंस गाइडिंग एक्टिविटीज ऑफ सऊदी लेड अलायंस आर येट टू बी फाइनलाइज्ड स्पोक्समैन। तो इस हवाले से यहाँ पर ये खबर लगी हुई है डॉन में, और ये थी जंग की तमाम खबरें। मेरे पास बिजनेस रिकॉर्डर में है कि फ्यूचर इन द डोनाल्ड ट्रम्प्स, यानी जितने भी बिजली के मंसूबे लगाए जा रहे हैं उनका कोई मुस्तकबिल रोशन नजर नहीं आता। जैसे कि लोड शेडिंग के हवाले से हम रोज ही बात करते हैं कि गर्मी आ गई है और अब लोड शेडिंग का अजाब जो है वो आवाम पे फेंके। चलिए जी, लोड शेडिंग की बात करके आपने दूध ताज़ा कर दिए हैं, तो वो जितने भी लोग जिनके आज एग्जाम्स हैं वो डेफिनेटली परेशान होंगे। बल्कि मुझे याद आया कि जिस टाइम पे हम लोग पेपर दे रहे होते थे और ये
होता है कि उस टाइम पे भी कभी कभी होता था कि एग्जाम सेंटर में भी लाइट चली जाती थी। हाँ। तो बड़ी पैनिक होती थी। खैर, मुख्तलिफ शहरों का हाल जानते हैं, क्या सूरत हाल है, और रुख करेंगे हम तारिक खान की जानिब और जानते हैं कि लाहौर में आज क्या सियासी और समाजी सरगर्मियाँ होने जा रही हैं। जी तारिक खान, अपडेट कीजिए। जी, लाहौर में क्योंकि सियासी और सयाजी सरगर्मी जैसे ख़बरों की ज़ीनत बनती हैं, बड़े इवेंट जो हैं मुल्क भर की तरह यहाँ भी खुसूसी तौर पे नज़र कि क्या चीज़ें जो हैं वो ख़बरों की ज़ीनत बनेंगी। सियासी माहौल कुछ गर्म था लाहौर में, जरदारी साहब यहाँ से चले गए हैं, कुछ दीगर एक्टिविटीज़ कोई इतनी ख़ास अभी तक जो सामने नहीं आई। लेकिन जो मेन इवेंट है, क्योंकि क्रिकेट जो है वो किस कौम के सर पे चढ़ पर बोलता है और तमाम लोगों की नज़र होती है क्रिकेट पे। इरफान जो है उनको सज़ा हो गई। आज खालिद लतीफ़ जो हैं वो PCP के जो एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल हैं उनके खिलाफ वहाँ पे पेश होंगे और ये मेन खबर आज की होगी, क्योंकि वहाँ पे वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। जो बुकियर्स के साथ मुलाकात या उन पे जो इल्ज़ामात हैं कि मैच फिक्सिंग के हवाले से, उसके हवाले से वो ख़ास तौर पे पेश होंगे और सारा मामला जो है ये मेन खबर जो है आज। इसके अलावा अगर हम देखें तो ख़वातीन कॉलेज यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आज जो शजरकारी मुहिम है उसका आगाज़ किया जाएगा और रात के वक्त में म्यूज़िक फॉर पीस का इवेंट है वो होगा, जिसमें मुख्तलिफ जो गुलूकार हैं और इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले हैं वो शिरकत करेंगे और इस हवाले से खुसूसी तौर पे इस प्रोग्राम जो है वो रात को हाईलाइट किया जाएगा। और ये लाजमी बात है, ये बड़ा एक खुशगवार और दिलचस्प प्रोग्राम होगा जिसकी रिपोर्ट्स भी बनेंगी और ये ऑन एयर होगा। और ये सिर्फ इसलिए है कि जो पीस है, जो अमन है, वो म्यूजिक के जरिए आगे लाया जाए। बहुत ये मेन खबरें आप अपडेट कर रहे थे हमें लाहौर से। अब रुख कर लेते का कराची का मशहूर बाग इब्ने कासिम, जो कि 8 साल से ज़बूखाली का शिकार है और हुकूमत सिंध की जानिब से बाग इब्ने कासिम की बहाली और तज़ीन और आराइश पर तवज्जो न होने के बराबर है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा आज न्यूज़ वकास खान से। जी वकास खान, हुकूमत सिंध की जानिब से इसकी बहाली के लिए क्या इक़दाम उठाया गया? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाग इब्न कासिम में। हुकूमत सिंध की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें इस पार्क को अपनी तहवील में लेने के बाद बहरिया टाउन के हवाले कर दिया गया है। इस हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातों PTI MQM की जानिब से इस पार्क को अपनी तहवील में लेने के हवाले से मुखालफत सामने आई है। उसमें उनका कहना था कि इसको असम्बली में भी इस बात को उठाया जाएगा और इसके अलावा अदालत से भी इस हवाले से रुजू किया जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब मैं आपको बताता चलूँ कि जब ये 2007 में इसका किया गया था, एक भारी रकम इस पार्क में लगाई गई थी, जिसके बाद इसकी ओपनिंग की गई थी और एक बहुत हरियाली हुआ करती थी। लेकिन काफ़ी अरसे से हम ये देख रहे हैं कि पार्क काफ़ी ज़बूहाली का शिकार है। जो ग्रीनरी यहाँ पर पहले हुआ करती थी वो वैसे बाकी नहीं रही। अलबत्ता इस हवाले से जब ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है तो सबकी जानिब से इस हवाले से मुखालफत जो सामने आई है। तो अब देखना ये है कि ये मामला कहाँ तक जाता है, क्या ये बहरिया टाउन के हवाले कर दिया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इस हवाले से बिल्कुल ये बात आने वाले वक्त में बात सामने आएगी कि इसका फैसला क्या होगा। नोटिफिकेशन तो अलबत्ता जारी कर दिया गया है और इस हवाले से ये भी कहा गया है कि जो इसके खराजात हैं, जो आपका बहुत शुक्रिया और इस पार्क के वाक़े के जो भी हो जल्द से जल्द फैसला हो जाए, एटलीस्ट इसकी हालत ज़ार तो जो है वो चेंज हो। खैर, गुड मॉर्निंग। आज में कुछ मजीद न्यूज़ स्टोरीज भी आपको बताते चलते हैं। आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एबटाबाद में बलोच रेजिमेंट सेंटर का दौरा किया। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एबटाबाद में बलोच रेजिमेंट सेंटर के दौरे के मौके पर कहा कि बलोच रेजिमेंट के साथ इनकी खुसूसी वाबस्तगी है क्योंकि इनके वालिद भी इसी रेजिमेंट में एक अफसर थे। आर्मी चीफ ने बेहतर पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया और पाक फौज जिंदाबाद। नौजवानों का जज्बा बढ़ाने के लिए आर्मी चीफ वहां मौजूद थे। हुकूमत ने आइंदा माह पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों के तयन पर गौर शुरू कर दिया है। हतमी ऐलान आज किया जाएगा। ओगरा की जानिब से कीमतों के नए तयन की तजवीज़ के मुताबिक मट्टी का तेल 13 और लाइट डीजल पौने 8 रुपये फी लीटर महंगा किया जा सकता है। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल 2 रुपया महंगा करने की सिफारिश की गई है। इस तजवीज़ पर हतमी ऐलान आज वजारत खजाना की जानिब से होगा। चलें जी, आलू और टमाटर की कीमतों के बाद अब पेश खिदमत है पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें।
और अब बात कर लेते हैं एलपीजी की, जिसकी कीमत में 10 रुपए फी किलो कमी कर दी गई है। घरेलू इस्तेमाल का सिलेंडर 120 रुपए, जबकि कमर्शियल सिलेंडर 480 रुपए सस्ता हो गया। कराची में 10 रुपए फी किलो कमी के साथ एलपीजी की कीमत 80 रुपए फी किलो, जबकि लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, कसूर, झेलम और पेशावर में 85 रुपए फी किलो हो गई है। चले जी, कहीं से तो अच्छी खबर आई है, वरना तो यही सुनते रहते हैं कि कीमतें बढ़ गई हैं, कीमतें बढ़ गई हैं। और अब एक और भी चीज आ रही है कि जब लोड शेडिंग जितनी ज्यादा होगी उसके बावजूद भी आप देखिएगा कि बिजली का बिल कितना ज्यादा आएगा। एक तो लोड शेडिंग का था, फिर बिजली के बिल का बॉम्ब जो है वो आवाम पे गिराया जाएगा। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद शामिल करेंगे खाना बनाने का झटपट तरीका और करेंगे ढेर सारी बातें एग्जाम्स फीवर की। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और शो को आगे बढ़ाने से पहले आपको हम खबर से आगाह करते हैं। आपको बताएं कि भारतीय रियासत उड़ीसा के रेलवे स्टेशन पर नक्सल बागियों ने हमला किया है। रेलवे स्टेशन पर 2 धमाके भी हुए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक डोईकालू रेलवे स्टेशन पर हमला करने वालों की तादाद 30 से ज्यादा है। नक्सल बागी भारतीय वजीर आजम के दौरे के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। आपको भारत के हवाले से इस अहम खबर से हमने आगाह किया। जैसे जैसे हमारे पास इस हवाले से अपडेट्स आएंगी हम आपको मजीद आगाह करेंगे। तो शो को आगे लेके चलते हैं और शो में इस वक्त हम आज बात करेंगे एडिटोरियल में, जिसमें कॉलमनिस्ट क्या लिख रहे हैं जानेंगे। उसके लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद होंगे नफीस नईम साहब, लेकिन क्योंकि पहले यस्टरडे टॉप स्टोरी है तो वो अनम शेयर सॉरी अस्मा शेयर करेंगी। याद आ रही है, अनम की याद आ गई, जल्दी से आ जाइए कि बहुत मुश्किल ड्यूटी है। मैंने कोशिश तो बहुत की है सबा, लेकिन जो आप लोग करते हैं प्रोग्राम की खूबसूरती है वो आप लोगों की है। और यस्टरडे टॉप स्टोरी में यह है कि कौमी मरदमशुमारी के पहले मरहले में इस 80 लाख घरानों को शुमार कर लिया गया है। चीफ शुमारियात का कहना है कि बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल के बायस 2 अजला में मरदमशुमारी का अमल मुकम्मल होना बाकी है। चीफ शुमारियात आसिफ बाजवा ने इस्लामाबाद में मीडिया को बताया कि पहले मरहले में ब्लॉक 1 की मरदमशुमारी का अमल मुकम्मल हो गया। हर कसीर मंजिला इमारत और हर फ्लैट पर नंबर लगाया गया है। 10 रोज में 40,200 ब्लॉक्स में मरदमशुमारी की गई है। बलूचिस्तान के 2 अज़्ज़ा में अमन व अमान की खराब सूरत हाल के बायस 15% काम रह गया है। आसिफ बाजवा का कहना था कि खाना शुमारी के ब्लॉक्स में घरों की तादाद अंदाजे से कहीं ज्यादा निकली है। चीफ शुमारियत ने बताया कि 14 अप्रैल तक मरदमशुमारी का पहला मरहला मुकम्मल हो जाएगा। दूसरे ब्लॉक में आइंदा 3 रोज तक खाना शुमारी होगी। 13 अप्रैल से बेघर अफराद का शुमार होगा। और अखबारात में इस वक्त एडिटोरियल क्या लिख रहे हैं इस पर नजर डालते हैं, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद होंगे नफीस नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। कैसे हैं आप नफीस साहब? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। एडिटोरियल्स जी, आज सबा एडिटोरियल से पहले मैं मुबश्शिर अली ज़ैदी साहब की खूबसूरत तहरीर है जंग में जो 100 लफ्ज़ों की कहानी कुछ, और मैं चाहता हूँ कि मैं ये पढ़ूँ क्योंकि मैं इसको पढ़े बगैर रह नहीं सकता। इतनी खूबसूरत तहरीर है, इतनी कॉन्साइज वे में उन्होंने लिखा है। और ये कि ये दूध नहीं है, टी वाइटनर है। मैंने एक डब्बा उठाया तो बीवी ने बताया। हम सुपरमार्केट में शॉपिंग कर रहे थे। टी वाइटनर क्या होता है? बेगम ने पूछा। मैंने दरियाफ्त किया, ये दूध जैसा नहीं, दूध जैसा कुछ है। उसने जवाब दिया। मैंने मार्जिन का डब्बा उठाया तो बीवी फिर मुस्कुराई। ये मक्खन नहीं, मक्खन जैसा कुछ है। मैंने चिप्स का पैकेट मुंतखब किया तो बीवी ने आगाह किया, ये आलू के चिप्स नहीं है, आलू जैसा कुछ है। मैंने थके थके लहजे में कहा, हम भी अब इंसान कहाँ रहे, इंसान जैसे ही कुछ है। जबरदस्त यार, लिखते हैं, खूबसूरत जी। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये 100 लफ्जों की कहानी नहीं बल्कि हकीकत जैसा ही कुछ है। हकीकत जैसा ही कुछ है, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है हमारे माशरे में भी बिल्कुल। और जिस तरह लिखते हैं मुबश्शिर साहब, मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ इनकी। इवन मेरे प्रोड्यूसर जो हैं वो भी बहुत फ़ैन है इनके। और बस ये हुआ था कि जब हमारे शो पे लास्ट टाइम आए थे तो मैंने इनके साथ जो है वो पिक्चर नहीं खिंचाई थी। अभी हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जी, अच्छा सर, आपके एडिटोरियल पे जो है नफीस नईम साहब इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं जो आपसे बात करेंगे। जी बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह।
सर ये अभी मैंने ये पढ़ा भी है, और ये मैंने ये भी जिक्र किया कि ये 100 लफ्ज़ों की कहानी नहीं है, बल्कि एक हकीकत जैसा ही कुछ है। बहुत खूबसूरत तहरीर है ये कुछ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो किसी भी तहरीर के लिए बड़ी डेलिब्रेशन की ज़रूरत होती है, बड़े डिक्शन मुंतखब करते हैं, टाइम लगता है, लेकिन वो कौन सी ड्राइविंग फोर्स है जो आपको इतने कॉन्साइज वे में इतनी खूबसूरत तहरीर करने पर मजबूर कर देती है? ये तो जिंदगी के तजुर्बात हैं और यही सब कुछ हमारे साथ सीख रहा है। तो बस सोच रहे हैं उसे लिख देता हूँ। ये मैं खुद हैरान हूँ और सब कैसे समझ जाता है, इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन जो हकीकतें होती हैं जिंदगी की, वही ज़ाहिर इनमें झलक जाती है। जी अच्छा मुबशिर साहब, बिल्कुल आपकी अगर फ़ैन फॉलोइंग की बात की जाए तो डेफिनेटली आपके बहुत सारे फैंस हैं, और मैं तो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आपकी स्टोरी को मैं बहुत पढ़ती हूँ और बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। आज की जो आपने स्टोरी लिखी है उसका कुछ मफहूम बयान कीजिए। जी असल में बात ये हुई कि मेरे दोस्त को खून की जरूरत थी कुछ दिन पहले जी। तो जब मैंने उसको खून दिया, उसके बाद आपको पता है ब्लड बैंक वाले आपको कि कमजोरी ना हो जाए, आपको एक जूस का डब्बा देते हैं। मैंने वो जूस तो पी लिया, उसका जायका तो जूस जैसा था, लेकिन मैंने जब इंग्रेडिएंट्स देखे तो पता चला कि आम के जूस में आम नहीं था। तो फिर मैंने ये सोचा कि हम और चीजें क्या खा रहे हैं। फिर मुझे पता चला कि हम लहसुन अदरक का जो पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें लहसुन और अदरक नहीं है। हम जो पीनट बटर इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें पीनट नहीं है। हम जो टी वाइटनर इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें दूध नहीं है। और कुछ ऐसे बाद 2 दिन के बाद मेरे दोस्त ने कहा कि आपने जो मुझे खून दिया था उसमें वो खून ही नहीं था। तो फिर मुझे ये जाहिर है ये 100 लफ्जों में हम इस जानिब इशारे कर सकते हैं, वो हमने इशारा कर दिया जी। बिल्कुल जो आप खा रहे हैं वही हम खा रहे हैं सब सही। इसका मतलब है कि हम लोग जहर ले रहे हैं एक तरह खुराक के जरिए, क्योंकि इतनी आर्टिफिशियल चीजें आ गई हैं कि आप ट्रस्ट नहीं कर सकते क्या ओरिजिनल है और क्या नकली है। बिल्कुल ठीक बात है जी। अच्छा मुबशिर साहब, क्योंकि इतना ज़बरदस्त आप लिखते हैं, इतने ज़बरदस्त आप राइटर हैं, कुछ बताएं। ठीक है आपने कहा कि ज़िंदगी के तजर्बात से मैं लिख देता हूं, लेकिन ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि इतनी बड़ी चीज़ को देखें। क्योंकि अगर हम किसी एक चीज़ के ऊपर लिख रहे हैं कि जी दूध जाली मिल रहा है या कोई और प्रोडक्ट जाली मिल रही है, आपने तमाम चीज़ों के बारे में इतना ज़बरदस्त उसको पैराग्राफ को सेट किया है, तो कुछ टिप्स तो दें, कुछ बताएं तो सही कि आप कैसे लिख लेते हैं इतना सारा कुछ। इतना सारा कुछ, यानी मैं ज्यादा लिखता हूँ, ये आप पूछना चाह रही हैं? नहीं, 100 लफ्जों में कैसे समेट, तमाम चीजों को 100 लफ्जों में कैसे समेट लेते हैं? जी असल में कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी पिक्चर्स बनाते हैं, कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो कैनवस पे एक नॉर्मल साइज में पिक्चर बना देते हैं, कुछ मिनिएचर आर्टिस्ट होते हैं। तो बस ये समझे मैं मिनिएचर आर्टिस्ट हूँ, मुझसे बड़ी तस्वीर बनती नहीं है, चुनाच में छोटी तस्वीर बना नहीं, आप छोटी तस्वीर में ही बहुत बड़ी पिक्चर प्रेजेंट कर देते हैं। बहुत जबरदस्त सहाफी हैं आप, बहुत जबरदस्त और बहुत फेवरेट हैं आप हमारे। बहुत शुक्रिया। मुबशिर अली जैदी हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद थे। और नफीसा ये बल्कि समाजी और माशरती जो पहलुओं के बड़ी खूबसूरती के साथ वलीमा देख लें, इनका पढ़ें, अगर आप पढ़ें, टाइम हो तो आपके पास एक्शन है, मयार है, बहुत खूबसूरत तहरीर है ये 100 लफ्जों की कहानी। और आजकल जो चल रहा है सिलसिला, हमारे पास जो नाकिस अशिया होती हैं, जो हम खाते हैं पीते हैं, रियली नहीं होती हैं, हमारी सेहत तबाह हो रही थी, उसके ऊपर पूरा इन्होंने 100 वर्ड्स के अंदर उसको सम अप कर दिया। ये जो टी वाइटनर का जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और जो पंजाब फूड अथॉरिटी ने अभी आपने देखा एक्शन लिया कि डब्बों के ऊपर तहरीर होना चाहिए कि ये दूध नहीं है, ये लाजमी उन पर है कि तहरीर करें, इसलिए कि इसका रिएक्शन हो रहा है और लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं। ठीक, अच्छा जी, अगला एडिटोरियल क्या कह रहा है? जी एडिटोरियल हमारा है डॉन का पावर सेक्टर टसल। ये हम देख रहे हैं कि अभी खूब ऐलानात हुए कि लोड शेडिंग का खात्मा हो जाएगा 2000 में, हमने ओवरकम कर लिए हैं इस क्राइसिस को, पिछली हुकूमतों को ब्लेम किया जा रहा है। इदारे ने ये कहा है कि ब्लेम गेम तो आप खूब चला रहे हैं, हर तरफ चला रहे हैं, दावे भी हो रहे हैं, लेकिन अभी गर्मी शुरू हुई नहीं है और कराची, पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद में 4 से 5 घंटे, 6-7 घंटे और गांव देहातों में 15-15 घंटे की लोड शेडिंग पहुंच गई है। तो ये क्या हो रहा है और हुकूमत क्या कर रही है इस हवाले से? दावे ही सिर्फ हैं। 11,000 इस वक्त जनरेशन हो रही है आपकी, 11,000 मेगावाट बिजली। अच्छा नफीस साहब, जो हम सुन रहे थे कि ये मंसूबे का आगाज हो रहा है, ये इफ्तिताह हो रहा है, वो सब मंसूबे कहाँ गए? नहीं, ये इसको अधिकारियों ने यही कहा है कि आपने बेसिकली मैक्सिमम जनरेशन ऑफ पावर पे आपने तवज्जो दे दिया, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ नहीं दिखा, आपने दिखाया नहीं कि प्राइसिंग और स्ट्रक्चर किस तरीके से आपने किया होगा। इसीलिए आपके यहाँ जो है ना अभी भी दोबारा जो है वो सारा मसला, क्योंकि आपने भी हमने देखा कि सर्कुलर डेट का इशू आया कि वो भी गवर्नमेंट रिजॉल्व करने में नाकाम रही है, सिर्फ दावे हो रहे हैं और इदारे यही कहते हैं कि आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे, वरना ये जो सिर्फ दावे हैं ना, क्योंकि अभी हम देखें 11 तकरीबन 14,800 जो है मेगावाट जो है वो आपकी कराची को हटा के जरूरत है, और आप जनरेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को जो बिजली दी जा रही है 9,700 मेगावाट दी जा रही है, 4,500 मेगावाट को कराची को हटा के जो है वो आपका शॉर्टफॉल है। आप कैसे कवर करेंगे इसको? बिल्कुल इदारी ने सिर्फ तजावीज़ ये दी हैं
डैम्स क्रिएट किए जाएं, कालाबाग डैम समेत क्रिएट किए जाएं, हम डैम क्रिएट करते हैं तो पीछे से भारत जीतना शुरू कर देता है। नहीं, हमारे अपने अंदर इतने मसले हैं, तो खैर करें तो क्या करें। बहुत शुक्रिया नवीस नईम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और आज हमारे साथ दो बड़े जबरदस्त और मेरे बड़े फेवरेट सहाफी थे जिन्होंने बड़ी जबरदस्त बातें की। आई होप कि आपको बहुत सारी अवेयरनेस मिली होगी। खैर अब कुछ बात कर लेते हैं अगली स्टोरी की। जी अस्मा। भारत में उत्तर प्रदेश के नए वजीर आला योगी आदित्यनाथ के ओहदे पर फाइज होते ही रियासत में गोश्त के गैर कानूनी मिसबाखाने और बिना लाइसेंस के कसाई की दुकानें बंद करवा दी गई, जिसके खिलाफ गोश्त के व्यापारी 22 मार्च से सरापा एहतजाज हैं। के बाद मिलवाएंगे आपको शगुफ्ता बाबर से और जानेंगे कि इम्तिहानात के वक्त वो अपने बच्चों को कैसे डील करती हैं। बैक टू गुड मॉर्निंग। आज बच्चों की तामीर और तरक्की का इन्हिसार सही तालीम और तरबियत पर है। सही तालीम और तरबियत ही शख्सियत की तामीर में अहम किरदार अदा करती है और ये काम बचपन से ही होता है तो ज़्यादा मौसर और देरपा होता है। जी हाँ बिल्कुल, इसके लिए माँ एक अहम किरदार अदा कर सकती है। ऐसी ही एक माँ शगुफ्ता बाबर भी हैं जो अपने बच्चे की तालीम के लिए थोड़ी फिक्रमंद है और वो इम्तिहान के वक्त अपने बच्चे को कैसे पढ़ाती हैं, आइए आपको दिखाते हैं। मेरा नाम शगुफ्ता है, मैं हाउसवाइफ हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा मैट्रिक में है, छोटी 9th क्लास में है, उससे छोटे 5 क्लास में है। लेकिन इतनी मेहनत करनी पड़ती है बच्चों के ऊपर। मेरा बड़ा बेटा जो है पढ़ाई में अच्छे तो हैं, लेकिन ये कि उन्हें ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, उनके साथ बैठना पड़ता है, उनको ज़िद कर करके पढ़ाना पड़ता है। और उन्हें शूट का भी शौक़ है, बस घूमने का शौक़ है, बाइक निकाली इधर चले गए उधर चले गए। लेकिन जब पेपर से स्टार्ट होते हैं ऐसा लगता है मेरे पेपर हो रहे हैं कि मैं दानियाल को खींच के लाके बिठाती हूँ, दानियाल पेपर हो रहे हैं, अब आके तैयारी कर लो। मेरे जो 2 बच्चे हैं नेहा और अली, ये बहुत अच्छा पढ़ते हैं। मेरी बेटी तो आउटस्टैंडिंग है, फर्स्ट आती है माशाल्लाह क्लास में। तो इनके पापा अक्सर दानियल को बोलते हैं, दानियल बेटा देखो तो ये 2 कितना अच्छा पढ़ते हो और एक आप हो, तो आप भी अच्छा पढ़ो, थोड़ा मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। अगर ये पूरे साल मेहनत से पढ़ें तो फर्स्ट आ जाएं, पोजीशन ले लें कोई। लेकिन ये लास्ट में इतनी मेहनत करते हैं कि सारी रात, और पढ़ते अच्छा है लेकिन तवज्जो नहीं देते। जब ज़्यादा कहो कि पढ़ो तब आगे, जब ये इनके साथ बैठो, इनको 2 याद करने को सुनो, फिर ये करते हैं सारे। 9th का पेपर था तो ये बाहर थे, तो हमने इनको इसके सर को बोला कि आएँ आप इसको देखेंगे। ये खुद भी फिर गए वहाँ पे, मैंने इनको फ़ोन करा, फिर ये घर पर आए, इन्होंने थोड़ा याद करा, फिर एक चीज़ सर ने बताई कि ये रखना है, इस तरह दानियल पेपर करना है, इस तरह रखना है। फिर वो मैं नहीं भूल सकती। ऐसा लग रहा था मेरा खुद का पेपर है और दिल चाह रहा था मैं खुद जाके पेपर देना शुरू कर दूँ दानियल के बदले। जो भी बच्चे हैं पढ़ने में इस तरह हैं, सबके लिए मैं यही कहूँगी कि अच्छा पढ़े, पूरे साल पढ़े। बार बार वालिदैन को या पेरेंट्स को ये ना हो कि वो बार बार बोलें कि बेटा पढ़ो। तो ये कि बच्चों को भी थोड़ा चाहिए कि ध्यान से पेरेंट्स की बात सुने, समझें, उस पर अमल करें तो कामयाब हो जाएंगे, फर्स्ट आ जाएंगे इंशाल्लाह। सबा, जिस तरह ये अम्मी बता रही थी शगुफ्ता साहिबा कि अपने बच्चों को कितना तरबियत वो कर रही हैं और सिखा रही हैं, पढ़ा रही हैं, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि आपने कभी चीटिंग की है? मैंने नहीं, मैंने तो कभी चीटिंग नहीं की। सच बताएं। नहीं, मैंने कभी चीटिंग नहीं की, बल्कि हमेशा ये होता था कि अगर मेरी दोस्त मुझसे पूछती थी तुम्हारे पास क्वेश्चन पेपर आ गया, तो मैं वो बताने के लिए भी खड़ी होती थी, हाँ आ गया, तो मेरी टीचर कहती थी बैठ जाए आप, आपको ज्यादा प्रॉब्लम है। खैर गुड मॉर्निंग, आज मैं यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे। मैट्रिक में टॉप पोजीशन हासिल करने वाले तालिबे इल्म हमजा बेग से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और गुड मॉर्निंग आज को आगे बढ़ाने से पहले यहाँ आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद केस का फैसला आज सुना रही है। जस्टिस शौकत सिद्दीकी कहते हैं कि अदालत आज शॉर्ट ऑर्डर्स जारी करेगी। आपको इस आम खबर से अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद केस का फैसला आज सुना रही है। जस्टिस शौकत सिद्दीकी कहते हैं कि अदालत आज शॉर्ट ऑर्डर्स जारी करेगी। खैर इस हवाले से मजीद भी आपको अपडेट करते रहेंगे। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं माहिर तालीम मारिया रिहान। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। आज ठीक ठाक। बच्चों को कितना मुश्किल होता है ट्रीट करना एग्ज़ाम्स के दौरान? ट्यूशन्स भी चल रही होते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस भी हो रही होती हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आ जाता क्या स्टूडेंट्स पे कि एग्ज़ाम्स के डेज़ में? वेल आजकल की अगर बात करें तो यस बिल्कुल आ जाता है, बिकॉज देयर सो मच मोर टू डू। जब आप एक स्टूडेंट लाइफ कंपेयर करें हमारी स्टूडेंट लाइफ से, वे मे बी वी यूज टू प्ले एट होम, और उसके अलावा पढ़ाई होती थी, एग्जाम्स होते थे एंड थिंग्स वर सिंपलर। अब एजुकेशन बहुत कॉम्प्लेक्स और एडवांस भी हो गई है। प्रॉब्ली दोज ग्राफ्स जो हम शायद क्लास इंटर में करते थे वो मेरी बेटी अब ग्रेड 3 में करती है। सो यू नो कॉम्प्लिकेटेड हो गई है स्टडीज। प्लस अब ये कि रोबोटिक्स में है तो बच्चा ताइक्वांडो में है तो स्विमिंग क्लासेस के लिए जाता है, कंप्यूटर गेम्स हैं, मोबाइल ऐप्स है, दे हैव सो मच मोर टू डू। तो ऐसे में ये तो मैं डेफिनेटली कहूँगी कि हाँ, पढ़ाई की तरफ लाना जब इतना मुश्किल होता है तो एग्जाम्स इज लाइक यू नो बैड न्यूज़ फॉर देम डेफिनेटली। बट हाँ, इट डिपेंड्स। अच्छा मारिया, क्योंकि एग्जाम्स फीवर तो बिल्कुल ऑन है और मैट्रिक के इम्तहानात भी बिल्कुल होने वाले हैं, आपसे बात हो रही थी, आप बता रही थी। अच्छा ये बताएं कि ऐसे टाइम में जहाँ पे इतनी सारी चीज़ें किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में हैं कि सोशल मीडिया भी है, सारा कुछ भी है, तो उसके साथ रहते हुए पढ़ाई को केटर करना, और फिर आप स्कूल तो जाते ही हैं, लेकिन मुझे अच्छी तरीके से हम लोग ये होता था कि स्कूल भी जाते थे लेकिन फिर हमारा कोचिंग भी होता था और ट्यूशन भी होती थी, क्लासेस भी होती थी। तो इस तरह से किस तरीके से फिर एजुकेशन जो मैनेजमेंट है उसको किस तरीके से करें पेरेंट्स? मुझे ये लगता है कि प्रॉबेबली हम एग्जाम्स के वक्त पे भी ओवरडू इट, एंड दिस इज द बेसिस ऑफ एग्जाम फीवर। एग्जाम फीवर कभी भी ना हो अगर वो ऑल ईयर राउंड हो। ऑल्दो इट्स डिफिकल्ट कि आप उस मोड में बच्चे को लेकर आए वेयर यू टेल हिम दैट अच्छा होमवर्क कर लिया, लेट्स डू समथिंग एक्स्ट्रा। अच्छा, लेकिन अगर इस छोटी सी चीज को पेरेंट्स फॉलो कर लें, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ प्रिंसिपल आई एम ऑल्सो अ मदर ऑफ 2। अच्छा, सो ये चीज़ मैं अपने घर पे फॉलो करती हूँ, एंड आई अंडरस्टैंड दैट इवन बीइंग फ्रॉम द फील्ड ऑफ एजुकेशन it takes a lot of planning and a lot of mood building to do that. It's difficult. इतना आसान नहीं है जितना कहना आसान है। अगर मुझे इतना मुश्किल लगता है तो definitely somebody who's not related to this उनके लिए और मुश्किल होता होगा to plan it in such a way कि बच्चा सुन भी ले, क्योंकि quite a few times I tell अच्छा बेटा मैथ्स की कॉपी निकाल के आओ, I'm just coming। अच्छा मारिया, एक चीज़ हम क्योंकि एजुकेशन के ऊपर ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो मेरे जहन में बार बार आता है और बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है, अब तो बहुत जनरल क्वेश्चन ये हो गया है कि पेरेंट्स या घर से बहुत ज्यादा प्रेशर आता है कि आपने फर्स्ट पोजीशन लेनी है, आपने सेकंड आना है, आपने थर्ड आना है। तो क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं क्या बस उन्हीं के पास कैपेबिलिटी होती है, उन्हीं के पास मार्जिन ऑफ सक्सेस होता है? जो बाकी स्टूडेंट्स A+ में या A ग्रेड्स ले रहे होते हैं उनकी क्यों नहीं फिर रिकग्निशन की जाती, उनको क्यों नहीं उस तरीके से अप्रिशिएट किया जाता? ये बहुत ज्यादा मैंने देखा है कि बहुत सारे इवन हमारे अपने खानदान में ही, इवन मेरे साथ ये होता था कि मेरे फादर मुझे कहते थे नहीं आपने फर्स्ट आना है, आपने सेकंड आना है, तो वो एक प्रेशर आ जाता है। तो क्या पेरेंट्स को इस तरह कहना चाहिए या फिर ग्रेड सिस्टम बाकी रख देने चाहिए या फिर पोजीशंस खत्म कर देनी चाहिए, क्या करें? पोजीशंस खत्म नहीं करनी चाहिए, बट आई गेस कि फिर भी ये थोड़ा सा ओल्ड स्कूल हो चुका है अब। अच्छा, नाउ बड़े अरसे से, बल्कि अब ये चीज क्योंकि डिस्कस होते हाँ फाइनली वी आर एट अ लेवल व्हेन वी हैव लर्न टू अप्रिशिएट इवन द वेरी लिटिल थिंग। कुछ नहीं तो किसी की अगर राइटिंग बहुत अच्छी है तो अब वो पॉजिटिव कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है वो अब एक बहुत आम बात हो चुकी है, बिकॉज यू स्पोकन अ लॉट अबाउट इट कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ नहीं होता। अब तो आप व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे भी देखें तो आपको बिल गेट्स के मैसेजेस और वो सारा कुछ आता है कि यू नो आई हैड मे बी आई वाज लेफ्ट आउट इन सम ऑफ द कोर्सेज एंड द वन हु वाज द टॉपर ही वर्क्स इन माय कंपनी। परसेप्शन ये अभी भी है स्टिल कि अच्छा क्या पोजीशन आई, अच्छा आपकी क्या ग्रेड्स आए, तो ये चीज होती है ना। वो मैं आपको बताऊं दैट इज नॉट जनरली व्हाट द सोसाइटी इज आफ्टर नाउ। वो एक खाली पेरेंट तक रह गया है, बिकॉज आई बिलीव दैट मेरी जितनी साइकोलॉजी है, जितनी लर्निंग है, जितनी ट्रेनिंग्स है, वो उसका स्कूल के हद तक है या खानदान भर के बच्चों के लिए, दुनिया भर के बच्चों के लिए है। बट व्हेन इट कम्स टू माय ओन चिल्ड्रन आई एम अ चेंज पर्सन। आई नो मेरी सारी साइकोलॉजी कहीं पीछे रह जाती है। दैट्स ट्रू। ऐसा भी होता है कि द होल ईयर एक स्टूडेंट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है बट इन द एग्जाम्स उसका रिजल्ट उतना बेहतर नहीं आता, इसकी क्या रीजंस होती हैं और फिर इस बच्चे को कैसे आप उस ट्रॉमा से बाहर निकालते हैं? देखिए बहुत सारी अच्छी जगहों पे अब ये चीज़ शुरू हो गई है कि वी नीड टू चेक द चाइल्ड्स नॉलेज, राइट, एंड इट्स नॉट सपोज टू बी रिटन। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि इफ आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ माय ओन डॉटर, शी डज मैथ्स परफेक्टली एट होम
यानी बहुत अरसे के बाद मैंने अपने आप को कन्विंस किया कि मैं अब इसको कुछ भी नहीं कहूंगी। पहले गुस्सा हो जाती थी। द रीजन इज दैट शी परफॉर्म्स इन हर प्रैक्टिस परफेक्टली। अब अगर वो स्कूल जाके या ड्यूरिंग अ पेपर अगर वो 4+4 को 7 लिख दे तो दैट्स आउट ऑफ माई कंट्रोल। एंड आई डू अंडरस्टैंड कि ठीक है, दिस समथिंग मे बी सम प्रेशर, समथिंग विच गोज रॉन्ग, कि मुझे 20 टाइम्स अगर वो ठीक करके दिखाएगी तो मैं उस 1 टाइम के लिए आई एम हेल्पलेस, बट आई हैव टू लीव इट देयर। आई हैव टू गिव हर स्पेस, आई हैव टू टेल हर अगेन एंड अगेन कामली कि आयशा दिस इज व्हाट यू डन रॉन्ग, मुझे घर आके बताओ तो शी विल बी ऑल राइट। तो अब बच्चों को उस तरह से जज करने का, गॉज करने का, उनको टेस्ट करने का और उनको ग्रेड करने के ऐसे सिस्टम्स निकल आए हैं, वेयर इफ अ चाइल्ड हैज प्रॉब्लम्स इन राइटिंग, इन रिटन एग्जाम्स, वी डू जज द चाइल्ड वर्बली, अच्छा, और थ्रू एन ऑब्जेक्टिव पेपर। अच्छा, ठीक है, पेपर्स के बारे में बात हो रही है, तो ये बताएं कि जब एक टीचर क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाती है, डेफिनेटली शी नोज कि कौन सा कैपेबल है स्टूडेंट, कौन सा कैपेबल नहीं है, क्योंकि उसमें प्री टर्म्स भी हो रहे होते हैं, एग्जाम्स भी हो रहे होते हैं, तो आपको कैपेबिलिटीज पता होती हैं। एकदम से एक ऐसे बच्चे का पेपर आपके पास आया जो पूरा साल जो है वो 10 में से 5, 3 इस तरह के मार्क्स ले रहा हो, और फाइनल में जो है उसके पास आप को देने पड़ जाए 10 में से 10, तो उस टाइम पे क्या फिर होता है कि किस तरीके से ध्यान जाता है, इसने चीटिंग की होगी, कैसे टीचर को कैसे पता लगता है कि इसने चीटिंग की है? थिंग इसके जाता तो है डेफिनेटली। हाँ, we need to keep our guards up एक तो during the paper, right? But even then हम इस तरह से जाने नहीं देते, ऐसी चीजें हमेशा ऑब्जर्व हो जाती हैं, उसके बाद डिस्कस होती है, then we look for clues। अक्सर ये होता है कि अच्छा ठीक है जी राइटिंग मैच कर लेते हैं, कभी ये होता है कि अच्छा ठीक है द पेपर इज वंडरफुल, लेकिन अगर वही मिस्टेक एक में है और वही बराबर वाले में, बिकॉज वी नो द सीटिंग अरेंजमेंट या आगे या पीछे वाले में है, देन वी डू कम टू नो। बट क्वाइट अ फ्यू टाइम्स फिर ये कहना जाती होगी कि अगर आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ चीटिंग है। कभी ये भी होता है कि पेरेंट्स सारा साल नहीं पूछते, अच्छा आफ्टर द लाइफ जब वो एग्जाम्स आते हैं, और ऐसा होता है कि बच्चा केपेबल होता है, इनकेपेबल नहीं होता, बट ही इज ओके द ईयर राउंड बिकॉज प्रेशर नहीं होता घर से और कहीं नहीं होता, बट फाइनल एग्जाम्स में उनको पता होता है कि बस अब लाइफ एंड डेथ का मसला है, अब तो घर में पड़ेगी डांट, या मे बी आई नॉट गेट प्रमोटेड, सो आई हैव टू। ऐसे स्टूडेंट्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे जो बहुत ज़्यादा एग्जाम्स के वक्त टेंशन में आ जाते हैं और उनके पास टैलेंट होता है, लेकिन वही जैसे आपने अपनी बेटी की बात की, वहाँ पे जाके वो सब कुछ भूल जाते हैं, जिसका इफेक्ट डेफिनेटली उनके रिजल्ट्स पे आता है, तो कैसे इस अपनी कमजोरी को हैंडल किया जाए? वेल मैं यही कहूँगी कि डोंट टेक इट टू हार्ड ऑन योर हार्ट, एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि प्लीज़ गो विद इट द ईयर राउंड। घर जाके भूल मत जाया करें कि बैग की एक जिप है जो खुलती भी है, या यू कैन रीड योर चैप्टर्स, और हाँ आई डू अंडरस्टैंड, बट ये कि अपने बच्चों को बताना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, नो मैटर हाउ एवर वी आर, कि मैं कभी भी अगर आप उसको रोजाना की बेसिस पे, नॉट रोजाना की बेसिस पे, तो अगर ऑल्टरनेट डेज पे अगर आप अपना काम देखते रहेंगे, इफ यू प्रैक्टिस thoroughly, so I am sure कि एंड में you'll be a happy child, दूसरों की तरह रो नहीं रहे होंगे, रात के 1 बजे तक जाग नहीं रहे होंगे, खुशी खुशी आराम से सोचेंगे, because you'll be well prepared। Thank you so much। इस वक्त मारिया रेहान हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टिप्स दी हैं, और इनकी टिप्स से हमें यही पता लगा है कि पैशन भी होना चाहिए, तवज्जो भी होना चाहिए, और पूरा साल पढ़ना चाहिए। सबक क्या कभी आपके मार्क्स इतने कम आए कि आप बहुत होपलेस हो गई और रोने वाली? नहीं, मेरे मार्क्स तो कम नहीं आए, बस ये होता था कि आपके दोस्त, आप मेरी जो फ्रेंड है, जब उसके मार्क्स मुझसे ज्यादा अच्छे आते थे तो मुझे बड़ी तकलीफ होती थी। मतलब मैं घर में कहती नहीं थी कि फलां के नंबर अच्छे हैं, और जब मेरे अच्छे आए होते थे तो मैं अपनी दोस्त के घर पे फोन करके कहती थी, आंटी गौजी का ग्रेड क्या है? मेरे तो इतने नंबर आए। बिल्कुल हम साथ साथ बात करेंगे कि बच्चे तालीम हासिल करने के लिए पूरे पूरे साल पढ़ते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ इम्तिहानात के करीब आने के वक्त पढ़ते हैं, जैसे कि सबा कॉपियां लेकर और किताबें लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन वो पोजीशन से फिर भी रह जाती है उनकी पोजीशन। नहीं, मेरी पोजीशन आ जाती थी। अच्छा। खैर आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि कुछ बच्चे पूरा साल मेहनत करते हैं और तालीम हासिल करने के लिए अपना दिन रात एक कर देते हैं। ऐसे ही एक तालिब हमजा हैं जिन्होंने लाहौर में मैट्रिक में टॉप पोजीशन हासिल करके अपने वालिदैन का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। उन्होंने ये पोजीशन कैसे हासिल की, आइए सुनते हैं। बिल्कुल भी नहीं था, उस्ताज़ा ने बहुत हेल्प की मेरी, और मैं एक अच्छे इंस्टीट्यूट से गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा, वहाँ काफ़ी उस्ताज़ा ने मेरी मदद की, अकेडमी में बहुत मेरी हेल्प हुई, जिसकी वजह से ये सरप्राइज़ तो नहीं था। आप मेहनत करो, आपको वो चीज़ हासिल ज़रूर होती है, तो मैंने इसके लिए मेहनत की और इसका मुझे फल मिला।
पढ़ाकू तो मैं बिल्कुल भी नहीं था। अगर कोई मुझे देखता तो कभी भी नहीं कहता था कि इसकी कोई पोजीशन है ये, और वालिदा ने कभी दबाव नहीं डाला। उन्होंने हमेशा ये किया कि जिसमें शौक़ है, जो चीज़ पढ़नी है पढ़ो, नहीं मूड हो रहा ना पढ़ो खुद, लेकिन अपने ऊपर था कि कुछ करना है अपनी ज़िंदगी के साथ, ज़ाया नहीं करनी, कुछ पढ़ना है। तो बस पढ़ते थे और अल्लाह का शुक्र है कि उसका नतीजा भी अच्छा निकला। जब मेरी पोजीशन आई उसके बाद मुझसे सवाल बहुत दफ़ा किया गया। मेरे उस्ताद ने, मेरे कज़न्स ने, मेरे काफ़ी दोस्तों ने पूछा कि वो भी चाहते थे कि उनकी पोजीशन आए, तो पूछते थे कि किस तरह कितना पढ़ते थे। तो मैं बहुत कम पढ़ता था, बस रोज़ का रोज़ पढ़ता था। थोड़ी देर, घंटा 2 घंटा पढ़ लो, रोज़ का रोज़ पढ़ो तो बहुत होता है। पूरे साल अगर मेहनत की जाए तो आप पोजीशन हासिल कर सकते हो। अगर इम्तिहान के करीब आके अगर आप पढ़ते हो तो आप पोजीशन नहीं हासिल कर सकते। हाँ, अलबत्ता आप एग्ज़ाम पास ज़रूर कर सकते हैं, बट पोजीशन आप हासिल नहीं कर सकते। पूरे साल की मेहनत होती है, पूरे साल की दुआएं होती हैं, तो आप पूरे साल मेहनत करो। कज़ ऐसा नहीं हो सकता कि जिसने आखिर में आके मेहनत की है वो पोजीशन हासिल। तो अल्लाह कभी नाइंसाफ़ी नहीं करता किसी के साथ। बहुत से बच्चे होते हैं जो पूरा साल मेहनत कर रहे होते हैं, इसलिए पूरा साल मेहनत करने से ही आपको उसका फल मिलता है। मैं ज़्यादातर लोग मुझसे पूछते हैं ये सवाल कि आप उनको क्या नसीहत करेंगे। तो ज़्यादातर लोग मैंने जो देखे, जो टॉपर्स हैं, वो ये नसीहत करते हैं कि इतना पढ़ो, ये पढ़ो, इस पर जोर दो। मैं कहूँगा कुछ भी ना करो, पढ़ो। बट मैंने पढ़ने के अलावा बहुत से काम और किए। मैंने वालिदैन का एहतराम किया, मैंने उस्ताज़ा का एहतराम किया, मैंने अपने दोस्तों का ख्याल रखा, उनकी मदद की। ये बहुत चीज़ें होती हैं जो काउंट करती हैं। पढ़ाई भी साथ साथ होती है, बट पढ़ाई के साथ साथ आपकी ज़िंदगी भी है, उसको बनाओ। पढ़ाई अपने आप ही बनती है। और अगर आप सब कुछ पढ़ाई पे दे दोगे और अपनी ज़िंदगी आप नहीं सेट कर पाओगे, आप कुछ नहीं हो। और मेरी एक और उन बच्चों से नसीहत नहीं है, ये नसीहत उनके माँ बाप के लिए है जो अपने बच्चों को फोर्स करते हैं कि ये चीज़ें पढ़ें। प्लीज़ प्लीज़ मेरी उन वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों को फोर्स ना करें। जो वो पढ़ना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, बनने दें। अगर कोई बच्चा या बच्ची उठ के अपने पेरेंट्स से कहती है कि मैंने आर्टिस्ट बनना है, वो नहीं बनने देते। अगर वो कहते हैं कि मैंने क्रिकेटर बनना है, वो नहीं बनने देते। मेरे वालिदैन ने मुझे कभी भी फोर्स नहीं किया। मेरा शौक था कंप्यूटर साइंस बनना, मैं कंप्यूटर साइंटिस्ट की तरफ जा रहा हूँ और लम्स में पढ़ रहा हूँ। बट मेरे इधर भी इतने दोस्त हैं जो वालिदैन ने मजबूरन उनको इंजीनियरिंग करने के लिए यहाँ भेजा है और वो कुछ और बनना चाहते हैं। तो प्लीज़ अपने वालिदैन, मेरी उनके वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों को फोर्स ना करें। जो पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ने दें, उनको टाइम दें, उनका ख्याल रखिए, उनके साथ शेयरिंग करें कि वो क्या बनना चाहते हैं, उनसे एक दफ़ा पूछें। हमजा ने कितनी खूबसूरत बात की सबा कि पढ़ाई के साथ साथ अपने वालिदैन का एहतराम और टीचर्स का एहतराम करेंगे तो रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा। जी हाँ, बिल्कुल, एहतराम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मेहनत का कोई भी रास्ता नहीं रोक सकता है। आप ज़रूर कामयाब होंगे अगर आप राइट वे में मेहनत कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग, आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलवाएंगे आपको पोजीशन होल्डर आसिया के वालिद से और जानेंगे कि वो अपने बच्चों को किस तरह तालीम दे रहे हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज और पढ़ाई की इतनी ज़्यादा बात की है। अब पढ़ाई जो है बिना खाने के तो मुकम्मल नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल, बिना खाने के पढ़ाई मुकम्मल हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जैसे एग्जाम्स होते हैं तो आप खाते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। तो अभी हम बात करेंगे झटपट रेसिपी की जो डेफिनेटली मावरा बनाती हैं। तो आइए चल के देखते हैं कि वो क्या बना रही है।
बहुत ही मज़ेदार रेसिपी मैंने ट्राई भी की थी सब। और अगर पढ़ाई के दौरान ऐसे खाने मज़े के मिलने तो साथ साथ पढ़ने में और मज़ा आता है और एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा, मावरा ने बनाया है ये गार्लिक परमेसन चिकन पॉपर, तो ये अगर एग्जाम्स के दौरान मिले तो डेफिनेटली आपकी एपेटाइट भी इंक्रीज होती है और दिमाग भी तेज तेज चलना शुरू कर देता है। अच्छा, मुझे मेरी अम्मी जो है वो दूध और बादाम ज़रूर देती थी हाँ पढ़ते टाइम ना, क्योंकि आपने याद इतना सारा करना होता है। खैर, अब तालीम की बात हो रही है, पढ़ाई की बात हो रही है, तो आपको बताएं कि आला मयार की तालीम और तरबियत किसी भी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। और बच्चे की जो तरबियत होती है, पेरेंट्स का किरदार तो होता ही है, लेकिन वालिद साहब का अहम किरदार होता है किसी भी फादर का। तो एक ऐसे फादर को हम जानते हैं जिनका नाम है खालिद। जी हाँ बिल्कुल, जिनकी है तो पान की दुकान, मगर उन्होंने अपने बच्चों को तालीम देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और जब उनकी बेटी ने टॉप किया तो इनके क्या जज्बात थे। गुड मॉर्निंग आज की टीम ने उनसे बात की है, आइए सुनते हैं। मेरा नाम खालिद महमूद है। 4 बच्चियाँ हैं मेरी, एक बेटा है, और ये चारों जो है भी पढ़ते हैं। बुलवई के एरिया में मेरी पान की शॉप है। मेरी बच्ची ने टॉप किया, आसिया खालिद, प्री मेडिकल में। मुझे ही पढ़ने का बहुत शौक़ था, लेकिन मैं जो है ना पढ़ इसलिए नहीं पाया कि मेरा जो है बैग में कोई नहीं था। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि ये जो मेरी जो ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ूँ, उसके लिए मैंने जो है ना स्ट्रगल किया कि मैं अपने बच्चों को लाजमी पढ़ाऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए। हालांकि बहुत से लोग कहते हैं कि लड़कियों को पढ़ाई करने के इनको वैसे शादियाँ कर देना है और ये चले जाएंगे, इनका कोई फ़ायदा तो नहीं है, अक्सर लोग कहते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को बिलीव नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी बच्चियाँ पढ़ें, चाहे मुझे कोई फ़ायदा ना हो, लेकिन उनकी ज़िंदगी, उनकी आने वाली ज़िंदगी, उनकी बच्चों की ज़िंदगी संवर जाए। लोग कहते हैं कि पान की दुकान से इन सबको किस तरह पढ़ाया जाए, पढ़ाते हैं ये क्या करते हैं ये। भाई अगर मेहनत किया जाए, अगर लगन हो साथ में, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। चाहे आपको कोई आपको सपोर्ट करे ना करें, लेकिन आपको जो है ना उम्मीद होनी चाहिए और आपको लगन होनी चाहिए कि मुझे आगे कुछ करना है, अपने बच्चों के लिए करना है। जब हम गए वहाँ पे रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, तो जब फर्स्ट पोजीशन का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो मुझे और ज़्यादा खुशी हुई। हालांकि उस वक्त मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि फर्स्ट पोजीशन आएगी या सेकंड आएगी, थर्ड आएगी। लेकिन जब फर्स्ट पोजीशन की अनाउंसमेंट हुई तो मैं खुशी से जो है ना, बस मैं समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बस मुझे जो है ना, जो इससे उम्मीद थी उसने पूरा करके दिखाया मुझे, और इससे मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि मैंने जो मेहनत किया उसका फल मुझे मिला। आसिया को जो है बचपन से ख्वाब था, बचपन से उनकी जो दिली ख्वाहिश थी कि भाई वो डॉक्टर बने। हालांकि मैंने उनसे कहा कि आपको जो बनना है आप उसमें जो है ना ले लें, लेकिन उसने कहा नहीं मुझे डॉक्टर बनना है। तो मैंने कहा ठीक है, आप जो है ना डॉक्टर बने। तो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनके जो है ना रिज़ल्ट भी आया और उनके एडमिशन भी हो गया। अब अल्लाह ताला करेगा कि भाई वो आगे की तरफ बढ़ेंगे, भाई डॉक्टर बन जाए और मुल्क कौम की खिदमत करें। मैं इसी वजह से मैं खुश था कि मैंने जो भी कदम उठाया मैंने सही उठाया। इसमें कोई भी ये नहीं है कि भाई मैं कोई दूसरे जो लोग कहते हैं कि भाई क्या करना है लड़कियों को पढ़ा के। अब जो है माशाल्लाह से उसने पोजीशन लिया, तब जो कहते थे वो भी जो है ना कह रहे हैं वाकई में तुमने जो है ना सही किया बच्चियों को पढ़ा के। एक लड़की अगर पढ़ जाए तो कितने लोग पढ़ जाते हैं उससे, ये अगर सोच ले तो कितनी बड़ी बात है। तो देखिए जी कितना प्राउड होता है वालिदैन को अगर उनके बच्चे अच्छी पोजीशंस लेकर आएँ और ख़ास करके टॉप करें। कितने सारे उनकी उम्मीदें होती हैं, कितने सारे वो गिफ्ट्स देते हैं। अच्छा अस्मा, यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारी क्लास में भी होते थे कि वो सिर्फ इसलिए अच्छा पढ़ते थे कि उन्हें डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका कोई एक एम है तो ही आप अच्छा पढ़ेंगे। आप अच्छा पढ़ेंगे तो लाइफ में आप कोई भी तरक्की कर सकते हैं, कोई भी अचीवमेंट कर सकते हैं। क्योंकि मैं देखती थी जब रिजल्ट आते थे और लिस्ट में अगर मेडिसिन की लिस्ट में किसी का नाम नहीं होता था तो वो लोग ये कहते थे जी क्या
फायदा हमने इतना पढ़ा, फायदा आपको अच्छी पढ़ाई पढ़ने का हमेशा होगा, क्योंकि ये तालीम है जो आपकी हर फील्ड में आपके काम आती है। और पढ़ाई की ताल्लुक जो है वो डिग्री से नहीं, अच्छा इंसान बनने से है। और आपने अभी जिक्र किया गिफ्ट्स का, हाँ। तो आपको कितने गिफ्ट्स मिले थे? वही पास होने पे तो बहुत गिफ्ट्स मिलते हैं। मुझे वैसे ही इतने सारे गिफ्ट्स देते रहते हैं मेरे अम्मा अब्बा, तो मतलब मेरे लिए कोई गिफ्ट्स मिलना मेरे लिए कोई इतनी नई बात नहीं है। स्पेशल होता है यार, बस जो मैं कहती थी ना कि मुझे ये वाली साइकिल चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे सारी चीजें अल्लाह का शुक्र है मुझे मिलती रहती थी। इकलौते होने के बहुत सारे फायदे उठाए मैंने, इसलिए मुझे माँ बाप से नहीं पूरे खानदान वालों से भी बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते थे। चलिए जी, आप तो बहुत लकी हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे पाकिस्तान के चमकते सितारे से। So don't go anywhere, stay with watching Good Morning आज। बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के चमकते सितारे फैजान, जो बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं, और उनके साथ गिटारिस्ट फैजान भी मौजूद हैं, और दोनों के नाम फैजान है। और आप दोनों को वैसे सेम नाम है और सेम बैंड है आपका, एक साथ ही प्ले करते हैं, तो फैजान जब आपको पुकारते होंगे बड़ी मुश्किल होती होगी। एक को फैजान कहते होंगे, दूसरा भी देखता होगा वैसे ही, राइट? गिटारिस्ट का नाम इतना अनाउंस नहीं होता। अच्छा, क्या मतलब है, हमारे यहाँ होता है। अच्छा चलिए, कब से सिंगिंग कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 10 साल हो गए। अच्छा, 10 साल से सिंगिंग कर रहे हैं। तो ज्यादा मीडियम क्या है? रॉक, पॉप, सूफियाना? रॉक, सूफियाना भी और पॉप। चलिए, सूफियाना की आपने बात की है तो कुछ सूफियाना सुना। लजपाल अली, लजपाल अली, लजपाल अली, लजपाल अली, ज़र्ब तेरी ज़र्ब हक है, कुव्वते परवरदिगार तू है। लजपाल अली, लजपाल अली, लजपाल अली, लजपाल अली, ज़र्ब तेरी ज़र्ब हक है, कुव्वते परवरदिगार तू है। लजपाल अली, लजपाल अली। सितम के मुकाबिल मददगार अली अली, अल्लाह के शेरों का सरदार अली अली, जब जब हो मुश्किल हो ललकार अली अली, खैबर हो खंदक हो हर बार अली अली। अली रहनुमा है मालिके जुल्फिकार, लजपाल अली, लजपाल अली, लजपाल अली, लजपाल अली। इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक ज़र्बे अब्दुल्लाही, एक सजदाए शबीरी। हैदर करम हैदर अता, हर दर्द की हैदर दवा, हैदर करम हैदर अता, हर दर्द की हैदर दवा। मट्टी है आदम, अली है अबू तुराब, है राज़ वहदत की हैदर कुली किताब। अली है विलायत का पहला करीना, तसव्वुफ समंदर अली है सफीना। अली रहनुमा है साहिबे असरार, हक हक लजपाल अली, लजपाल अली, लजपाल अली, लजपाल अली। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त फैजान, बिल्कुल एकदम से बिल्कुल ऐसे जैसे कपकपी सी तारी हो जाती है, इतना खूबसूरत आपने इसको गाया है, बहुत जबरदस्त। आप बाकी कहीं से सीख रहे हैं फैजान? जी। कितना अर्सा हो गया? मुझे सीखते हुए 3 साल हो गए। 3 साल। अच्छा, ये बताएं कहीं और भी परफॉर्म किया है कोई मुल्क में, मुल्क से बाहर, या यहाँ पे कोई कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं? यहाँ कॉन्सर्ट्स बहुत सारे कॉन्सर्ट्स किए हैं। अभी मेरा रिसेंटली वीडियो भी ऑन एयर है। अच्छा।
गुड्डू भाई के नाम से। गुड्डू भाई के नाम से, कुछ बताएं इस वीडियो के बारे में, गुड्डू भाई नाम क्यों चूज किया आपने? गुड्डू भाई नाम बस ऐसे ही हम सब दोस्त बैठे हुए थे, तो डिस्कस हो रहा था आजकल के हालात। अच्छा, आजकल के हालात को मद्देनजर गुड्डू भाई जी, भाई लोग। गुड्डू भाई, फिर गुड्डू भाई क्या कह रहे हैं उस वीडियो में हमें भी सुनाया जाए। Very dangerous, very popular in country all over. Most wanted, legion killer in country all over. गुड्डू भाई से क्या कंट्री में टोटल बंदा बस डरता है। गुड्डू भाई, गुड्डू भाई। चले जी, ये थोड़ी सी आपने अपनी लाइन सुनाई है। अच्छा, ये बताएं वीडियो भी आ रही है, इससे ये पहली वीडियो है आपकी? जी, मेरा पहला वीडियो है, ठीक है। अच्छा, तो ये बताएं और आगे फ्यूचर में इसी को कंटिन्यू करने का इरादा है? और बताएं कि ये भी बताएं कि मुल्क से बाहर जाके कुछ परफॉर्म करने का इरादा है? कभी दुबई शुबई जाना हुआ परफॉर्म करने के लिए? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह मेरा 6 और 7 अप्रैल को। अच्छा, ये अच्छा स्टडीज वगैरह क्या है? मैंने बीकॉम किया है। अच्छा, बीकॉम किया है, और ज़्यादा तवज्जो म्यूजिक, सिंगिंग की तरफ, ज़्यादा तवज्जो सिंगिंग। और अच्छा, आप बताएं फिजान, गिटार आप प्ले कर रहे हैं माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त। मैंने देखा आप गिटार प्ले करते हैं, जिस तरीके से आपने अभी एक सॉन्ग सुनाया है। ये बताएं कि गिटार प्ले करना और उनकी आवाज़ के साथ में अपना सिंक बनाना मुश्किल तो नहीं लगता? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। अच्छा, स्किल्स हैं जो हम ये करेंगे वो डेफिनेटली मुझे वो स्किल मुझे। और एक चीज़ और है कि म्यूजिशियन के बगैर सिंगर अधूरा है। बिल्कुल, जब तक म्यूजिक में थॉट्स नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते। एक फरमाइश आ गई है सबा हमारे पैनल, रश्की कवर सॉन्ग अगर आप सुना सके तो। जी, कैन यू सिंग इट? ओके, चलें। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। पर किसी गिर गई काम ही कर गई, पर किसी गिर गई काम ही कर गई। आग ऐसी लगाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। आँख में थी हया हर मुलाकात पर, आँख में थी हया हर मुलाकात पर, सुर्ख आविद हुए फसल की बात पर। उसने शर्मा के मेरे सवालात पर, उसने शर्मा के मेरे सवालात पर से गर्दन झुकाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बहुत जबरदस्त आपने गाया है। अच्छा, क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप गा बहुत अच्छा रहे हैं और आपको सुन के बहुत मज़ा आ रहा है, तो बातें बिल्कुल नहीं करनी है आपसे। एक और सॉन्ग जल्दी से सुना दीजिए, क्योंकि टाइम हमारा हमेशा से शॉर्ट होता है। कौन सा सॉन्ग सुना रहे हैं? मेरा बहुत फेवरेट है और ये सिंगर भी मेरे बहुत फेवरेट है। हाँ। और बहुत नाइस पर्सनालिटी और उतने ही अच्छे इंसान भी। चले जी, ठीक है, सुनाइए। बहुत ज़्यादा अच्छे, बहुत। अच्छा, चले। शकर भंडारे मोरा पिया मुझसे मिलन आयो, शकर भंडारे मोरा पिया मुझसे मिलन आयो। टिकट
हंसी दूर उदासी चाचर पे जिंद पियासी, किरकिर हंसी दूर उदासी चाचर पे जिंद पियासी। लुलू ठंडारे लुलू ठंडारे लुलू ठंडारे, मोरा पिया मोसे मिलन आयो शकर भंडारे शकर भंडारे, मोरा पिया मोसे मिलन आयो। हाँ हुलहुलारे नैना करे हस्ती मस्ती रंग उतारे, बेल बरी दम तम निकितम छम छम नाचो चढ़ चुआरे। हुलहुलारे नैना करे हस्ती मस्ती रंग उतारे, बेल बरी दम तम निकितम छम छम नाचो चढ़ चुआरे। जुल्फा छटावे जुल्फा छटावे जुल्फा छटावे, मोरा पिया मोसे मिलन आयो शकर भंडारे शकर भंडारे शकर भंडारे, मोरा पिया मोसे मिलन आयो। हाँ हुलहुलारे नैना करे हस्ती मस्ती रंग उतारे, बेल बरी दम तम निकितम छम छम नरण चुआरे। हुलहुलारे नैना करे हस्ती मस्ती रंग उतारे, बेल बरी दम तम निकितम छम छम नाचो चढ़ चुआरे। चुम्मा चटारे चुम्मा चटारे चुम्मा चटारे, मोरा पिया मोसे मिलन शकर भंडारे, मोरा पिया मोसे मिलन आयो। ये सॉन्ग सबका फेवरेट है और बहुत जबरदस्त गाया आप दोनों ने। फैजान आप दोनों का बहुत शुक्रिया, ऐसे ही आप गाते रहिए और नाम कमाते रहिए, अपना भी मुल्क का भी नाम रोशन कीजिए। हमारी बहुत सारी बेस्ट विशेस आप दोनों के लिए। थैंक यू वेरी मच। आप में भी कोई खास टैलेंट है और आप भी सेट पर आना चाहते हैं तो हमें अपनी कहानी बताएं हमारी सोशल साइट मीडिया पेज पर। जी हाँ बिल्कुल, उम्मीद है आज की बहुत पसंद आई होगी और अब नेक्स्ट वीक से मुझे ज्वाइन करेंगी दोबारा से अनम काज़मी। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग आज।